गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फसल उत्पादन का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पादप पोषण। ठीक है, पादप पोषण। इससे पहले आपको याद होगा हमने एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा था एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए आप अपने माइंड में एक चीज याद रखिए कि जो पोषण होता है या जो न्यूट्रिशन होता है वो ऐसे आवश्यक पदार्थ होते हैं जो किसी जीव के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। हमको पता है जीव दो प्रकार के होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ देम आर एनिमल एंड सम ऑफ देम आर प्लांट। तो अब जो हमने एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, क्या वही न्यूट्रिएंट्स पौधों को आवश्यक हैं? तो याद रखिए बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, जो पौधों को आवश्यक हैं वो अलग न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमने जंतुओं के लिए पढ़े थे वो अलग हैं। तो पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है? ठीक है, तो याद रखिए जो पौधों के न्यूट्रिएंट्स हैं या पौधों को जिन जो भी पदार्थ क्या कहते हैं धरती में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम पौधों के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी बनेगी उनसे? पहली कैटेगरी बनेगी हमारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और दूसरी बनेगी नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का हिंदी में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आवश्यक पोषक पदार्थ। ठीक है, और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होगा? अनावश्यक पोषक पदार्थ। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए। एक्चुअली जो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम नॉन एसेंशियल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जगह हम इसको क्या बोलना सही होता है? सब्सटेंस। तो पोषक की जगह सिर्फ पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स। अब जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। याद रखिए, उनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, और वो दोनों भाग कौन कौन से हैं? चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? केवल हम बात कर रहे हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी। ठीक है, तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी दो कैटेगरी हैं। पहला कौन सा है? पहला है माइक्रो या मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या है? दूसरा माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक है मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम दीर्घ आवश्यक पोषक पदार्थ। ठीक है, और जो माइक्रो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लघु आवश्यक पोषक पदार्थ। ठीक है, जो मैक्रो है इसको हम कैपिटल M E N बोल सकते हैं, माइक्रो स्मॉल m E N। ऐसा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है क्योंकि आगे हम ये पूरा सब लिखने में समय ना जाए, इसलिए हम शॉर्ट में इसको लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कैटेगरी है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। एक तो है मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में शॉर्ट में लिख देता हूं मैं केवल दीर्घ और लघु। ठीक है,
चलिए, अब प्रश्न है हमारे पास कि जो दीर्घ या मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं। तो इनकी हमको थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। समझ लीजिए कि जो दीर्घ आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं ये वे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या बोलेंगे हम दीर्घ पोषक पदार्थों को? ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है दीर्घ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फिर लघु क्या होंगे? दीर्घ का उल्टा लघु, अधिक का उल्टा कम। तो ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी पौधों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है उनको लघु पोषक पदार्थ। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? दोज न्यूट्रिएंट्स which are essential for plant growth in more। ठीक है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज्यादा मात्रा में चाहिए वो, और माइक्रो जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लेस इन नंबर, कम मात्रा में, कम संख्या में। ठीक है, चलिए अब दीर्घ पोषक पदार्थ और लघु पोषक पदार्थ में आते कौन कौन से हैं? बहुत सारे आते हैं, हम कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं। पहला है कार्बन। कार्बन दीर्घ की श्रेणी में आता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। नाइट्रोजन ये भी दीर्घ की श्रेणी में आता है। पोटेशियम ये भी दीर्घ की श्रेणी में आता है। फास्फोरस दीर्घ की श्रेणी में आता है, आदि। बहुत सारे हैं, हमने उनमें से कुछ एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये ऐसे तत्व हैं जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। अब अल्प या कम मात्रा में कौन कौन से चाहिए? तो कम मात्रा में चाहिए कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है, सल्फर, ये पौधों को कम मात्रा में चाहिए, आदि। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने थोड़ा सा एग्जांपल लिया। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे पोषक पदार्थ जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए वो क्या होंगे? दीर्घ, ज्यादा। ठीक है, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड लेस इन क्वांटिटी और लेस इन नंबर, वो क्या होंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या लघु पोषक पदार्थ। हमेशा याद रखिए ये मोर इन क्वांटिटी है और ये लेस इन क्वांटिटी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधों की सही वृद्धि के लिए इनको अधिक मात्रा में चाहिए और ये कम मात्रा में चाहिए। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पौधे को कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में चाहिए। पौधा तो बताएगा नहीं कि उसकी पत्ती में दर्द हो रहा है या शाखा में दर्द हो रहा है या जड़ें दर्द कर रही है, ऐसा तो कुछ पौधा बताएगा नहीं, हमको पता पड़ सकता है। ठीक है, तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि पौधे को किस न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है? तो इसके लिए दो टेक्निक का यूज करते हैं हम। दो तकनीक है, इन तकनीक के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि पौधे को किस पदार्थ की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो वो दोनों पद्धतियां कौन कौन सी हैं? पहली है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, और दूसरी है बालू या रेत, रेत भी बोलते हैं, रेत संवर्धन। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स और सैंड कल्चर। ठीक है, तो ये दो तकनीक होती हैं। इन तकनीकों का प्रयोग करके हम पता लगा लेते हैं कि पौधे को किस पोषक पदार्थ की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता है या कम मात्रा में आवश्यकता है। हम एक एक करके दोनों तकनीक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम हाइड्रोपोनिक्स। चलिए तो सबसे पहले हम शॉर्ट में लिख देता हूं मैं
हम हाइड्रोपोनिक्स पढ़ रहे हैं। चल, तो या हिंदी में बोलेंगे जल संवर्धन, जल संवर्धन। ठीक है, चलिए हाइड्रोपोनिक्स भी याद रखिए और जल संवर्धन भी याद रखिए। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए इसमें एक पात्र होता है जो कांच का बना होता है। ठीक है, इसके लिए हमको मेनली किन किन चीजों की जरूरत है, तो देखिए इसके लिए हमको चाहिए एक पौधा या उसकी शाखा। ठीक है, प्लांट और ट्विग। दूसरा चाहिए हमको पोषक माध्यम, मीन्स कल्चर मीडियम। ठीक है, और तीसरा चाहिए हमको पानी, जल, वाटर या जल। ये हमको तीन चीजें आवश्यक रूप से चाहिए। अगर पौधा नहीं होगा तो हम नहीं पता लगा पाएंगे, और पोषक माध्यम नहीं होगा तो भी हम पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब पोषक माध्यम जो होता है, याद रखिए हम पोषक माध्यम बनाने क्या करते हैं, जल लेते हैं और जल में हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जिनकी पौधों को कम या अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है मिलाते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए हमको जिंक का पता लगाना है कि पौधों की वृद्धि पे जिंक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमें कैसा पोषक माध्यम बनाएंगे जिसमें कॉपर, आयरन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन ये सभी अवयव होंगे, केवल उसमें जिंक तत्व जो है वो अनुपस्थित होगा। ठीक है, और इन सभी अवयवों को जल में घोलकर एक पोषक माध्यम बना दिया जाएगा। तो इसमें भर दिया जाता है ये पोषक पदार्थ या पोषक माध्यम, इसको हम कल्चर मीडियम कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें वायु के आने के लिए एक नली लगी होती है, इस नली के माध्यम से इसके अंदर वायु प्रवेश करती है। ठीक है, इसको हम सील कर देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसमें हम किसी पौधे को या उसकी शाखा को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हमने शाखा इसमें डाल दी। अब इसमें कुछ पत्तियां लगी होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करेंगी या बाकी के कार्य जैसे वृद्धि है वो भी करेंगी। ठीक है ना, तो ये कुछ नई वृद्धियां भी हो रही हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या है, एक पात्र है। ठीक है, और इसमें क्या है, कल्चर मीडियम है। ठीक है, और ये ट्विग है, कोई शाखा है। ठीक है, यहां से वायु अंदर आएगी, एयर। ठीक, ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संवर्धन माध्यम है। ठीक है, ये शाखा थी कोई शाखा, यहां से वायु अंदर जा रही है, कांच की नली है ये, कांच की नली। ठीक, तो ये हमने एक जो सिस्टम बनाया, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। याद रखिए, यदि मान लीजिए हम इसमें जिंक का पता लगा रहे हैं कि जिंक का पौधे की वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम जो इसमें अवयव लेंगे उसमें सभी पोषक पदार्थ होंगे, केवल जिंक अनुपस्थित होगा। इसी तरह यदि हमको पोटेशियम का पता लगाना है तो इसमें हम अन्य पोषक तत्व तो लेंगे लेकिन पोटेशियम नहीं लेंगे। इससे इसकी वृद्धि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो पता लगा लेंगे हम। अब कैसे पता पड़ेगा हमको, तो हम ऐसे दो पात्र लेंगे,
एक ये बना दिया और दूसरा मैं यही छोटा सा बना देता हूँ। मान लीजिए ये छोटा हो गया, ये पौधा लगा हुआ है, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें पोटेशियम भी होगा और इसमें पोटेशियम एब्सेंट होगा बस। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, दोनों का मीडियम सेम है, सब कुछ सेम है, बस इसमें हमने पोटेशियम भी लिया है और इसमें हमने पोटेशियम नहीं लिया। फिर हम दोनों प्लांट्स की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि पोटेशियम की उपस्थिति में पौधा कैसा हो रहा है और पोटेशियम की अनुपस्थिति में पौधा कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम पता लगा लेते हैं कि पौधे को कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है और किस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं है, कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कौन सा पोषक तत्व नहीं चाहिए। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे पौधे को वो अधिक मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में चाहिए। एक बार जब हमको ये पता लग जाता है कि पौधे को उस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है या नहीं, तो जब ये पता लग जाता है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। हम धीरे धीरे यहाँ मिलीग्राम से मात्रा बढ़ाते जाते हैं, मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, या जैसी भी हमको आवश्यकता लेनी है। ठीक है, उससे हम इसका तुलना करते हैं, फिर तो हमको पता लग जाता है कि पौधे को किस पदार्थ की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। तो ये कहलाता है हमारा जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। इसके द्वारा हम पता लगाते हैं पौधे को किस पोषक पदार्थ की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। एक और मैंने आपको बताया था अभी, बालू संवर्धन या रेत संवर्धन, सैंड कल्चर। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इतना सा करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ जो माध्यम बनाया था वो जल में घोला था। अब इसमें जल की जगह क्या होता है, एक पास होता है और उसमें रेत बनी होती है बस। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ जल मेन होता है और यहाँ रेत बनी होती है। जो भी विलयन बनाते हैं उस विलयन को हम सीधे रेत में पटक देते हैं और कोई पौधा लगा देते हैं, और जो भी हमको अवयव का पता लगाना है कि उसके शरीर के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है पादप शरीर के ऊपर, तो वो हमको पता लग जाता है। ये दो, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या पढ़ना है हमको? पढ़ना है पौधों पर नाइट्रोजन का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रभाव पढ़ना है, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे जिंक का प्रभाव, मीन्स इफेक्ट ऑफ जिंक। तीसरा हमको पढ़ना है आयरन का प्रभाव, लोहे का प्रभाव, ठीक है, मीन्स इफेक्ट ऑफ आयरन। चौथा हमको पढ़ना है पोटेशियम का प्रभाव, मीन्स इफेक्ट ऑफ पोटेशियम, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें कॉपर का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कॉपर। वैसे तो किताब में बहुत सारे पोषक तत्व दिए हुए हैं, आप सभी पोषक तत्वों का अध्ययन किताब में से कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो 5 है, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन, पोटेशियम और कॉपर, ठीक है। अब प्रभाव में क्या क्या पढ़ना है? प्रभाव में हमें 2 चीजें पढ़नी होती हैं। क्या क्या पढ़ना होता है प्रभाव में? 2 चीजें पढ़नी होती हैं, मीन्स लाभ और हानि, मेरिट और डीमेरिट, ठीक है। इससे जो प्लांट है उसको क्या पॉजिटिवली इफेक्ट होगा या क्या नेगेटिवली इफेक्ट होगा, क्या मेरिट होगी और क्या डीमेरिट, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, मीन्स हम प्लांट में उसके बेनिफिशियल इफेक्ट पढ़ते हैं और हार्मफुल इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपसे मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा, जो आपको बताया जा रहा है इसको आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।